गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर इंटेलेक्चुअल क्वालिटी अ लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले कुछ मोटिवेशनल कोट्स के बारे में जानेंगे। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जब मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल उन्हें होती है सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। इसलिए आप निरंतर प्रयास करते रहिए और अपने वक्त के और हालात पर रोया मत करिए, क्योंकि ये आपको सीख दिलाएगा कि आपको आगे क्या करना है क्या नहीं। हर एक चीज़ से आपको सीखना है, तभी आपको सफलता मिलेगी। तो इसी के साथ हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइएगा। यहाँ पे आपको सारे पीडीएफ प्रोवाइड होंगे हमारे यूट्यूब सेशंस के। तो चलिए 18 नवंबर 2023 के सारे करंट अफेयर्स को डिटेल में कवर करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की दूसरी आवाज की मेजबानी करेगा? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा हमारा प्यारा भारत, इंडिया। इंडिया हाल ही में होस्ट करने जा रहा है सेकेंड वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट। तो जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। भारत शुक्रवार को वर्चुअल प्रारूप में दूसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, जो इस साल जनवरी के बाद दूसरी बार होगा। यानी पहली बार कब हुई थी? तो जनवरी में हुई थी इसी साल, और दूसरी बार अब होने वाला है नवंबर में। तो इंडिया रिसेंटली हाल ही में सेकेंड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट को आयोजन करेगा। इसकी वर्चुअल तरीके से इसका आयोजन किया जाएगा। इस अनूठी पहल ने ग्लोबल साउथ के 125 देशों को अपने दृष्टिकोण और प्राथमिकताओं को एक साझा मंच पर साझा करने के लिए एक साथ लाया है। यह दूसरा शिखर सम्मेलन भारत की अध्यक्षता के दौरान विभिन्न G20 बैठकों में हासिल किए गए प्रमुख परिणामों में ग्लोबल साउथ के देशों के साथ साझा करने पर केंद्रित की जाएगी। उद्घाटन नेताओं के सत्र का विषय है कि एक साथ सभी के विकास के लिए, सभी के विश्वास के साथ, और समापन नेताओं के सत्र का विषय वैश्विक दक्षिण एक भविष्य के लिए एक साथ है। यानी कि इस सेकेंड वॉइस ग्लोबल साउथ समिट का थीम क्या है? तो लीडर सेशन इज टुगेदर फॉर एवरीवन्स ग्रोथ with everyone trust, and that of the concluding leaders session is global south together for one future। तो ये था हमारा थीम, मैंने आपको इसे डिटेल में कवर किया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। आसियान देशों के रक्षा मंत्रियों की 10वीं बैठक प्लस कहाँ आयोजित की गई थी? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा जकार्ता में इसका आयोजन किया गया था। तो हाल ही में 10th मीटिंग ऑफ डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ आसियन कंट्रीज हेल्ड ऑन जकार्ता। तो जकार्ता में यहाँ पे आयोजित किया गया था, हेल्ड एट जकार्ता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 10वें एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस जिसे आसियन कहा गया, कि रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस एडीएमएम प्लस में भाग लेने के लिए 16 और 17 नवंबर को जकार्ता की आधिकारिक यात्रा करेंगे और क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर मंच को संबोधित करेंगे। तो ये संबोधित कर चुके हैं कौन? तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह 16 और 17 नवंबर को ही जकार्ता के लिए निकल चुके थे, और इसकी मेजबानी वहां पे जकार्ता में की गई। तो इसका थीम क्या रखा गया? तो शांति, समृद्धि और सुरक्षा विषय पर आयोजित बैठक में आसियान के साथ साथ इसके औपचारिक भागीदारी के साथ सहयोग को बढ़ावा देने के लिए चर्चा की जाएगी और नीति मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा। तो इसका डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हाल ही में एशियान समिट में आयोजित हुए। कहाँ पे इसका आयोजन हुआ? तो याद रखिएगा पॉइंट्स, जकार्ता में। ठीक है, इसकी थीम क्या थी? तो पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड सिक्योरिटी, यानी कि शांति, समृद्धि और सुरक्षा इसका थीम था। तो जानते हैं हम एशियान के बारे में। तो एशियान क्या है? तो ये एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है, यानी इनका एक क्षेत्रीय समूह है जिसका उद्देश्य अपने 10 सदस्यों ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम के बीच आर्थिक और सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देना है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो दक्षिण पूर्व एशिया राष्ट्र संघ या एशियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक, थाईलैंड में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर आसियान का मुख्यालय जकार्ता, इंडोनेशिया में स्थित है। ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं।
सलमान रुश्दी कौन है जिन्होंने पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा कि ये एक ऑथर है, यानी कि ऑथर बिलोंग करते हैं। तो सलमान रुश्दी कौन है? तो ये एक ऑथर है, राइटर है, जो किताबों को लिखते हैं। तो इनको हाल ही में एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया, लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया। तो जानते हैं इनके पॉइंट्स के बारे में। देखिए, एपी के अनुसार व्यापक रूप से प्रशंसित लेखक सलमान रुश्दी को वैकल्प हैवल सेंटर द्वारा पहले लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह अगस्त 2022 में न्यूयॉर्क में एक साहित्यिक उत्सव के दौरान उन पर हमला होने के बाद से रुश्दी की यह अप्रत्याशित सार्वजनिक उपस्थिति थी, जहां पे उन पे अटैक किया गया था। तो देखिए, सर अहमद सलमान रुश्दी एक भारतीय मूल के ब्रिटिश अमेरिकी लेखक है, जिनको पिछले साल अगस्त में मंच पर ही बार बार चाकू मारे जाने के बाद सलमान ने अपनी दाहिनी आंख की रोशनी और एक हाथ की रोशनी खो दी है। एक आंख की रोशनी खो दी है और साथ साथ अपने हाथ के साथ भी उनकी समस्याएं हो चुकी है। तो ये पॉइंट्स याद रखिएगा। और इसी के साथ सलमान रुश्दी को हाल ही में लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। सिलक्यारा सुरंग निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड स्टेट में सिलक्यारा टनल को बनाया जा रहा है और वो वहीं पे लोकेटेड है। तो जानते हैं कि आखिर ये न्यूज में क्यों आया। तो देखिए, 12,000 करोड़ की लागत वाली ये महत्वाकांक्षी चार धाम ऑल वेदर रोड परियोजना का जो हिस्सा था वो निर्माणाधीन था। उस सुरंग का 30 से 40 मीटर हिस्सा ढह गया था, कोलैप्स हो गया ड्यूरिंग द अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग। तो देखिए, यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर सिलक्यारा और डंडाल गांव के बीच एक निर्माणाधीन सुरंग में भूस्खलन होने के बाद वे फंस गए थे, यानी कि लैंडस्लाइड हो गया था। लैंडस्लाइड के दौरान ये अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट जो टनल बन रही थी बिटवीन सिलक्यारा और डंडल गांव के बीच, वो ढह गया और वहां पे जो भी वर्कर काम कर रहे थे वो वहां पर फंस चुके हैं। तो उनको निकालने का काम अभी चल रहा है। तो हाल ही में भारतीय वायुसेना के द्वारा दिल्ली से लाई गई एक हेवी ड्यूटी ड्रिलिंग मशीन ने उत्तराखंड में चार धाम मार्ग पर एक ढही हुई सुरंग के मलबे में बोरिंग शुरू कर दी है और जल्द ही इन लोगों को बचा लिया जाएगा। तो ये बस पॉइंट हमें याद रखना होगा कि हाल ही में जो टनल अभी बन रहा था सिलक्यारा टनल, वो कहाँ पे बन रहा था? तो वो उत्तराखंड में बन रहा था, इसलिए ये न्यूज में आया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। किस दिन विश्व दर्शन दिवस 2023 मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 16 नवंबर। 16 नवंबर को हर वर्ष वर्ल्ड फिलोसफी डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। तो देखिए, विश्व दर्शन दिवस जो हर साल नवंबर के तीसरे गुरुवार यानी कि थर्ड गुरुवार को पड़ता है, तो इस बार जो थर्ड गुरुवार पड़ा है, तीसरा गुरुवार, वो 16 नवंबर को हुआ है। तो तीसरे गुरुवार को मनाया जाता है। मानव विचार, सांस्कृतिक संवर्धन और व्यक्तिगत विकास के विकास में दर्शन के अस्थायी महत्व के प्रमाण के रूप में खड़ा है। इस वर्ष विश्व दर्शन दिवस 16 नवंबर को मनाया गया है। यूनेस्को द्वारा आयोजित यह दिन एक अनुशासन और रोजमर्रा की प्रथा दोनों के रूप में दर्शन के प्रेरक प्रभाव पर जोर देता है, जो समाज को बदलने और अंतर सांस्कृतिक संवाद को बढ़ावा देने में भी सक्षम है। तो इस वर्ल्ड फिलोसफी डे का थीम क्या है? तो याद रखिएगा, फिलोसॉफिकल रिफ्लेक्शन इन अ मल्टीकल्चरल वर्ल्ड, यानी विश्व दर्शन दिवस 2023 का विषय है बहुसांस्कृतिक विषय में दार्शनिक प्रतिबिंब है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। भारत ने इग्ला एस मिसाइल खरीदने के लिए किस देश के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा रशिया। रशिया के साथ हाल ही में इंडिया ने एक एग्रीमेंट साइन किया है जिससे वो मिसाइल खरीदेगा, जिसका नाम है इग्ला एस मिसाइल्स। तो जानते हैं इग्ला एस मिसाइल्स के बारे में कि ये क्या है। तो देखिए, रूसी राज्य समाचार एजेंसी TASS ने मंगलवार को एक शीर्ष हथियार निर्यात अधिकारी के हवाले से कहा कि रूस ने भारत को इग्ला एस हाथ से संचालित विमान रोधी मिसाइलों की आपूर्ति करने और लाइसेंस के तहत इग्ला के उत्पादन की अनुमति देने के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। यानी हाल ही में इंडिया और रशिया के बीच एक एग्रीमेंट हुई जिसके अकॉर्डिंग इग्ला एस मिसाइल्स को सप्लाई किया जाएगा बाय द रशिया के द्वारा हमारे इंडियन कंट्री को। तो हम और भी मजबूत हो जाएंगे डिफेंस के क्षेत्र में।
तो जानते हैं इगला के बारे में। तो इगला एक मानव पोर्टेबल वायु रक्षा प्रणाली है जिसके मैन पैड्स कहा जाता है, जिसका उपयोग दुश्मनों के विमानों और हेलीकॉप्टरों को मार गिराने के लिए किया जा सकता है, जिससे हमारे डिफेंस सिस्टम्स और भी मजबूत हो जाएंगे और दुश्मन को हम लोग हेलीकॉप्टर से भी जो भी रहेगा उसे हम लोग मार गिराने के लिए सक्षम हो पाएंगे। और ये एक मानव पोर्टेबल है, यानी कि हम लोग इसे मैन के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं आसानी तरीके से। इस मिसाइल की मारक क्षमता करीब 5 से 6 किलोमीटर की रेंज है, यानी कि हमारे 5 से 6 किलोमीटर के रेंज में कोई भी दुश्मन हमारे पे आक्रमण करता है तो हम उसे इस मिसाइल के थ्रू मार सकते हैं। तो हाल ही में रशिया ने हमारी मदद की है, उसके साथ हमने एग्रीमेंट किया कि इग्ला एस मिसाइल्स को प्रोवाइड करेगा, सप्लाई करेगा इंडिया में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। शीतल महाजन का संबंध किस क्षेत्र से है? तो राइट आंसर हो जाएगा स्काई डाइवर। ये एक स्काई ड्राइवर है जिनका संबंध शीतल महाजन का संबंध किससे है? तो स्काई ड्राइवर से है। तो जानते हैं क्या है स्काई ड्राइवर, इनके बारे में कि आखिर ये क्यों न्यूज में आई है। तो देखिए, भारतीय स्काई डाइवर शीतल महाजन दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के सामने 21,500 फीट की ऊंचाई से हेलीकॉप्टर से कूदकर स्काई डाइविंग करने वाली पहली महिला बन गई है। और इसी के साथ शीतल महाजन भारत की एक मशहूर स्काई डाइवर भी है। शीतल ने 1 अप्रैल 2022 तक 18 राष्ट्रीय और 7 विश्व रिकॉर्ड और 767 पैराशूट जंप हासिल किए हैं। तो शीतल दुनिया की पहली महिला है जिन्होंने भौगोलिक उत्तरी ध्रुव पर बिना किसी अभ्यास के जीवन की पहली स्टैटिक लाइन पैराशूट जंप और बिना किसी प्रशिक्षण के दक्षिणी ध्रुव पर जीवन की पहली त्वरित फ्री फॉल पैराशूट जंप की है। तो ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा, ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको हम लोग डिटेल में कवर करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। भारत की पहली AIFF फीफा टैलेंट एकेडमी किस राज्य में खोली जाएगी? तो राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा स्टेट में हाल ही में AIFF फीफा टैलेंट एकेडमी को ओपन किया जाएगा। AIFF का मतलब है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। देश में फुटबॉल प्रतिभाओं को निखारने वाली भारत की पहली AIFF फीफा प्रतिभा एकेडमी खोली जाएगी कहाँ पे? तो उड़ीसा में इसकी स्थापना होगी, खोली जाएगी इसकी। तो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने 21 नवंबर को भारत के भुवनेश्वर में AIFF फीफा फुटबॉल एकेडमी शुरू करने की घोषणा की है। तो देश में फुटबॉल की नियामक संस्था अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का गठन 77 साल पहले आज ही के दिन हुआ था और 23 जून 1937 को फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था ने 1948 में देश की फीफा संबद्धता के 1 साल बाद दिन की रोशनी देखी। तो हाल ही में अभी AIFF ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का लॉन्च किया जाएगा, इसकी टैलेंट एकेडमी ओपन की जाएगी कहाँ पे? तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में इसकी एकेडमी को ओपन किया जाएगा। तो ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में, विकास भारत संकल्प यात्रा हाल ही में PM मोदी द्वारा किस राज्य से शुरू की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा झारखंड स्टेट। झारखंड स्टेट में हाल ही में विकास भारत संकल्प यात्रा को ओपन किया जाएगा। आदिवासी प्रतीक बिरसा मुंडा की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के खूंटी से विकसित भारत संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाई है और इस विकसित भारत अभियान में अब तक की सबसे बड़ी आउटरीच पहले में एक है, जिसका लक्ष्य अंततः 25 जनवरी 2024 तक देश के हर जिले को छूते हुए 2.55 लाख से अधिक ग्राम पंचायत और 3600 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों को कवर करना है। तो ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा कि हाल ही में विकास भारत संकल्प यात्रा को शुभ आरंभ किया गया कहाँ से? तो झारखंड से। तो चलिए डेली करंट अफेयर सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। हाल ही में एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग एपेक शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका में इसका आयोजन हुआ। तो एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन समिट 2023 आयोजन कहाँ पे हुआ? तो अमेरिका में। तो जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। देखिए, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स सैन फ्रांसिस्को में 2023 एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन में अमेरिका के व्यापारिक समुदाय का प्रतिनिधित्व कर रहा है
और इसके साथ राष्ट्रपति जी जो बाइडेन गुरुवार को सैन फ्रांसिस्को में एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग मंच पर आयोजित सीईओ शिखर सम्मेलन में टिप्पणी भी देंगे। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो जनवरी 1989 में बॉब हॉक ने प्रशांत रीम क्षेत्र में अधिक प्रभावी आर्थिक सहयोग का आह्वान किया था और इसी के साथ इसको बढ़ावा दिया गया। तो संस्थापक सदस्य कौन कौन है? ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, दारुसलाम, कनाडा, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया, गणराज्य जिसे हम लोग बोलेंगे रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका, ये सारे इसके मेंबर हैं। किसके? तो एपेक के, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो चलिए रिवीजन बैच में चलते हैं। 17 नवंबर 2023 के सारे करंट अफेयर्स को हम रिवीजन मोड में कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, एसजेवीएन नेटवार मोड़ी जल विद्युत परियोजना में कितनी यूनिट क्षमता की बिजली आपूर्ति शुरू हुई है? तो फर्स्ट यूनिट ऑफ 30 मेगावाट। क्वेश्चन नंबर 2, आईजीबीसी ग्रीन बिल्डिंग कांग्रेस 2023 कहाँ आयोजित की जाएगी? तो सिक्किम में इसका आयोजन होगा। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा राज्य दूसरे राष्ट्रीय मसाला सम्मेलन की मेजबानी करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 4, उत्पादन बढ़ाने में कौन सा देश मदद करेगा भारत को इथेनॉल का उत्पादन बढ़ाने में? तो राइट आंसर हो जाएगा ब्राजील। क्वेश्चन नंबर 5, सचिन तेंदुलकर के 49वें वनडे शतक का रिकॉर्ड किसने तोड़ा? तो राइट आंसर हो जाएगा विराट कोहली। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में पीएम मोदी ने किस राज्य से विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह विकास मिशन लॉन्च किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा झारखंड। झारखंड स्टेट में इसका शुभारंभ हुआ। क्वेश्चन नंबर 7, प्रसिद्ध पेंटिंग विमेन विथ अ वॉच किसने बनाई? तो राइट आंसर है पाब्लो पिकासो। पाब्लो पिकासो के द्वारा बनाया गया विमेन विथ अ वॉच। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में भारत के किस पेड़ को शहरों के महत्वपूर्ण व्यापार की समीक्षा लिस्ट से हटाने का निर्णय लिया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा रेड सैंडर्स, यानी लाल चंदन को इस लिस्ट से हटाकर ताकि व्यापार में बढ़ावा दिया जा सकेगा। क्वेश्चन नंबर 9, भारत का 42वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। इसका आयोजन नई दिल्ली में की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10, नौवां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा स्टेट में इसका आयोजन होगा। तो चलिए क्वेश्चन ऑफ द डे में चलते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन क्या है? The Indian delegation to the First World Conference on Human Rights was led by मानवाधिकार पर प्रथम विश्व सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल को नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए गैडरॉक अब्दुल्ला, ऑप्शन बी नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ऑप्शन सी मनमोहन सिंह या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बताना होगा ताकि आप लोग हर एक चीज को कुछ ना कुछ सीखते जाइए क्वेश्चंस ऑफ द डे के माध्यम से। तो चलिए कुछ हम इंटरेस्टिंग फैक्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। तो आज हम कवर करेंगे लोकेशन एंड एक्सटेंट ऑफ इंडिया, यानी हमारा भारत का क्या लोकेशन है, किस तरीके से इसका विस्तार किया गया था। तो देखिए भारत पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट देशांतर के बीच स्थित है। तो यहाँ पे आपको हम फिगर के द्वारा भी दिखाएंगे। तो देखिए यहाँ 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ में, यानी कि सबसे नीचे जो लैंड में लोकेटेड है वहाँ पे 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ में लोकेट है और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ सबसे टॉप पे है। और यहाँ पे आप इस साइड देखिएगा जो सबसे कॉर्नर साइड अरुणाचल प्रदेश है वहाँ पे 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से होने वाली लाइन जो गुजरात के सबसे कॉर्नर में देखिए 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट में लोकेटेड है। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। चलिए मैं पीछे चलता हूँ, एक सेकंड गाइस। देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत से होकर गुजरने वाली कर्क रेखा देश को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, यानी हमारे इंडिया को क्रॉस करने वाली जो लाइन है जो बीचों बीच डिवाइड करती है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जो 23.5 डिग्री पे अक्षांशीय रेखा से गुजरती है। देखिए भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है जो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 2.4% ही है। यानी भारत का टोटल डायमेंशन आप देखिएगा, टोटल एरिया देखिएगा वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है
और टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड का ये 2.4% ही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है और भारत की भूमि सीमा लगभग 15,200 किलोमीटर है और अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप सहित मुख्य भूमि की तट रेखा की कुल लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है। तो ये पॉइंट्स भी आप याद रखिएगा। हम फिगर के माध्यम से आपको रिप्रेजेंट करते हैं जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको बताया है। देखिए, थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।